हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 10 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रिस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन या सांस लेना। और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायरेशन करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी है। कोई भी नॉन लिविंग रिस्पायरेशन नहीं करता। तो हम सांस क्यों लेते हैं? कभी कभी अगर हम थोड़ी दूर तक दौड़ते हुए जाएं या तेज़ चल करके जाएं तो हमारी सांस जो है वो तेज़ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम तेज़ तेज़ सांस क्यों लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं? तो हमको इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इंसानों के अंदर कैसे रिस्पायरेशन होता है, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। वाई डू वी रिस्पायर? हम सांस क्यों लेते हैं? तो चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर के बनते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, जिन यूनिट्स को हम बोलते हैं सेल। यानी कि कोई भी बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो सेल से बनी होती है। और सेल ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी हैं, यानी ये काम भी करते हैं और ये उस स्ट्रक्चर को बनाने का भी काम करते हैं। तो ये कौन कौन से काम करते हैं? तो ये न्यूट्रिशन का काम करते हैं सेल जो होते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम भी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के सेल करते हैं, जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ब्लड भी सेल से बना रहता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। एक्सक्रीशन का काम भी सेल करते हैं। इसी तरह से रिप्रोडक्शन का काम भी सेल करते हैं। इन सब को आपको अगले अगले चैप्टर में जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे अलग अलग फंक्शंस के बारे में आपको बताया जाएगा। अब इन सारे काम को करने के लिए सेल्स को चाहिए एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आती है? सभी काम को करने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, सब काम के लिए हमको एनर्जी चाहिए। और ये सेल कहाँ से आती है? तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हम इसके लिए खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है ना। रेगुलर खाते हैं, सुबह में खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, हम नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। वो क्यों करते हैं? हम खाते क्यों हैं? वाई डू वी ईट रेगुलरली? तो हम खाते इसलिए हैं क्योंकि हमको वही खाना एनर्जी देता है। वो एनर्जी हमारे सेल्स तक पहुंचती है, जिससे सेल्स अपना अपना काम करती हैं। तो ये जो फूड होता है उसके अंदर ये एनर्जी स्टोर रहती है। और ये एनर्जी रिलीज़ कब होती है, ये मिलती कब है सेल्स को? जब रिस्पायरेशन होता है तब। यानी कि रिस्पायरेशन की प्रोसेस जो है वो बॉडी के सेल्स को एनर्जी गेन करने में, एनर्जी पाने में मदद करती है। इट इज़ हेल्पफुल टू गेन एनर्जी फ्रॉम द फूड टू द सेल्स। तो इस तरह से ये रिस्पायरेशन की प्रोसेस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिस्पायरेशन की प्रोसेस ना हो तो हमको एनर्जी ही नहीं मिलेगी, हमको नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और अगर उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी सेल्स काम करना बंद कर देंगी और वो कुछ ही समय में मर सकता है। और इसीलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। उस फूड से अपनी एनर्जी को लेने के लिए वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। अब हम सभी को पता है कि हम ब्रीथ करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, और जब सांस अंदर जाती है तो हमारी जो बाहर एटमॉस्फेयर में जो एयर है वही एयर हमारे नाक के रास्ते अंदर जाती है। अब उस एयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है। फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब जो हम सांस अंदर लेते हैं वो हमारी बॉडी में सभी पार्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सभी सेल्स तक जाता है। ये जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमारे लंग से होते हुए हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड से होते हुए सब शरीर के सभी अंगों तक पहुंचती है। और हर उस सेल तक पहुंचती है जहां पर फूड मटेरियल पहुंचता है, और उस सेल में जा कर के उस फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करती है और वहाँ पर एनर्जी
रिलीज करती है। तो इस तरह से सेल के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो इस तरह रिस्पायरेशन को हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, क्योंकि जनरली जो है रिस्पायरेशन जो होता है वो सेल्स के अंदर ही होता है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। तो लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। अब आप चाहिए तो इसे एज ए डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। व्हाट इज़, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए सेलुलर रिस्पायरेशन या लिखा जाए डिफाइन सेलुलर रिस्पायरेशन, तो आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। अब उस सेल के अंदर फूड मटेरियल पहुंचता है, उसको डाइजेशन वाली प्रोसेस में मैंने पढ़ाया है कि कोई फूड बॉडी के अंदर जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आता है, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, हर सेल तक ले जाता है। तो हर सेल तक फूड पहुंच गया और फिर ब्लड क्या कर रहा है, वो लंग से ऑक्सीजन को ले रहा है और ऑक्सीजन को सभी सेल्स तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच गया। अब एक सेल के अंदर फूड भी पहुंच गया और ऑक्सीजन भी पहुंच गया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उस फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी उस सेल को मिलती है, जिससे सेल अपना आगे का काम करता है। तो इस तरह से अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होता है तो इसको एयरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ है व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है तो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, वो पढ़ा भी आपने। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये फूड है, ग्लूकोज एक तरह से डाइजेस्टेड फूड है। तो ये ऑक्सीजन की मदद से जब इसका ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का और एनर्जी मिलती है, तब इस प्रोसेस को एयरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो लिखा है ग्लूकोज और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ एरो लगा हुआ है। इस एरो के सामने हालांकि लिखना था लेकिन जगह नहीं है, आप इसको इसके सामने ही मानिए। तो क्या क्या उससे मिलता है जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, देखिए बॉडी के अंदर बनती है ये, ऑक्सीजन यूज्ड हो जाती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। अब इसी एनर्जी का यूज़ जो है वो सेल कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड अनयूज़फुल है, इसको बाहर निकाल देता है। वाटर हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, तो वाटर जो है बॉडी के अंदर रहता है। तो इस तरह की प्रोसेस एयरोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगी, जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा एरोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन अगर लिखा हुआ है फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के यूज़ के भी फूड का ब्रेक डाउन हो सकता है और इसको एन एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। अब ये एन एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है, क्या इंसानों में होता है या किसी और जानवर में होता है, ये कहाँ होता है, आइए इसको भी पढ़ते हैं। तो जनरली कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें ये एनाएरोबिक रिस्पायरेशन पाया जाता है। जैसे उसका एक एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट एक तरह का फंगस है जो कि हम लोगों ने आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कई तरह से किया जाता है। जैसे इसका यूज़ ब्रेड बनाने में किया जाता है, बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इडली बनाने में, जलेबियाँ बनाने में ये इस्तेमाल किया जाता है यीस्ट जो है। और अल्कोहल बनाने में यीस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, बिना एयर के भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये एनएरोब कहलाते हैं इसीलिए, क्योंकि इनको एयर की ज़रूरत नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। और इनमें जो ये अपनी एनर्जी जो है जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ध्यान दीजिएगा, एरोबिक रिस्पायरेशन में फूड ब्रेक डाउन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, जबकि
एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है किस में? तो देखिए यहाँ लिखा गया है अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए दोनों जगह कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी बन रही है, वहाँ भी बन रही है, लेकिन वहाँ जहाँ वाटर बन रहा था वहाँ यहाँ अल्कोहल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये अल्कोहल बनाते हैं, तो इसीलिए इनका यूज जो है यीस्ट का वो अल्कोहल इंडस्ट्री में भी किया जाता है, बियर वाइन ये सब बनाने में किया जाता है। तो ये बिना ऑक्सीजन के ही रिस्पायरेशन कर सकते हैं, यानी फूड का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस कहलाएगी एनएरोबिक रिस्पायरेशन, और ये ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे एनएरोब्स, ठीक है ना, इसीलिए इनको एनएरोब्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कभी कभी एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़ रहा है, तो बहुत तेज दौड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए दौड़ने के लिए। एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसको फूड का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा, तभी उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब फूड का ब्रेकडाउन ज़्यादा तेज़ी से कैसे होगा? तो उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन, उसको ढेर सारी ऑक्सीजन जल्दी जल्दी मिलेगी, तब फूड का ब्रेकडाउन होगा और तब उसको एनर्जी मिलेगी। और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी कैसे मिलेगी? जब जल्दी जल्दी सांस लेगा वो, तो बहुत तेज़ी से सांस लेता है दौड़ते समय। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी एनर्जी चाहिए उसको उतनी बहुत तेज़ी से सांस लेने के बाद भी पहुंच नहीं पाती है और उसको और एनर्जी की ज़रूरत लगती है। तो ऐसे में मस्कुलर जो सेल होती है, मसल्स जो होती हैं, वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के ही, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है मसल सेल में, और वहाँ लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। ध्यान रखिएगा कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी बन रही थी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनता बल्कि लैक्टिक एसिड बनने लगता है मसल्स में। एनर्जी मिल जाती है मसल्स को, लेकिन वहाँ लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब लैक्टिक एसिड वहाँ जब बनता है तो क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड जो है उसकी वजह से मसल्स में बहुत तेज़ी से पेन शुरू हो जाता है। मसल्स में क्रैम्प आ सकते हैं, यानी कि खिंच सकता है, मसल्स जो हैं उसमें खिंचाव आ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? तेज़ दर्द शुरू हो जाता है पैरों में। तो कभी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ गए और हमने मेहनत कर दी तो हम देखो थक जाते हैं और हमारे पैरों में हाथों में दर्द होने लगता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा काम कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भारी वज़न उठा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ लेते हैं तो हम थक जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि मसल सेल में लैक्टिक एसिड बन जाता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। फिर क्या होता है? धीरे धीरे एक्चुअली ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। यहाँ लिखा गया है द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज का पूरी तरह ब्रेकडाउन नहीं होता है बल्कि पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से ये लैक्टिक एसिड बनता है, और इसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प हो जाता है, यानी मसल्स खिंच जाती हैं और बहुत दर्द होने लगता है। अगर गर्म पानी से नहाया जाए या कोई मसाज कर दे, कोई दबा दे पैरों हाथों को, तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी जो होता है अगर उससे हम नहाएंगे या मसाज करेंगे तो उससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ बढ़ जाता है, खून तेज़ी से दौड़ने लगता है शरीर में, और इसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच जाती है और वो लैक्टिक एसिड ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पर फिर से जैसे प्रॉपर वर्क होता है वैसा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लैक्टिक एसिड वहाँ से ख़त्म हो जाता है, और लैक्टिक एसिड ख़त्म हो जाता है तो एक्चुअली लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन हो जाता है। तो जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगी, तो पुरानी वाली प्रोसेस जैसा था वैसा हो जाएगा और लैक्टिक एसिड वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड का असर भी ख़त्म हो जाएगा, तो दर्द भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से
हम लोगों ने समझा कि वास्तव में रिस्पायरेशन क्या होता है और एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है और कहाँ होता है। तो सेल्स के अंदर होने वाला ब्रेक डाउन ऑफ फूड ही कहलाता है सेलुलर रिस्पायरेशन, जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। अगर सेलुलर रिस्पायरेशन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, जैसा कि इंसानों के अंदर और दूसरे जानवरों के अंदर होता है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, यानी ऑक्सीजन या एयर उसको नहीं चाहिए, तब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तब ये कहलाएगा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। जैसे मैंने कहा यीस्ट में एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है और अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। और कभी कभी मस्कुलर जो सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, तब वहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो अब आज के लिए इतना ही। अगली क्लासेस में हम लोग ब्रीदिंग और उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।